अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स के लेक्चर की सीरीज में हम लोग एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके साथ मैंने एक विंडो शेयर की है जिसमें 2022 का भी एक पास पेपर है। ये बेसिकली आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम आपको बता सकें कि हम लोग जब आपके पास कोई एक क्वेश्चन लेके आते हैं तो उसके बिहाइंड हमने थंबनेल के ऊपर या डिफरेंट जगहों के ऊपर मेंशन किया होता है कि ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। तो ये कुछ डेटा हम लोगों ने गैदर किया है। ये डेटा भी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आपको वेरीफाई कर देते हैं या शेयर कर देते हैं कि यार देखें, इस तरह से ये पास पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, जो कि यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यूजिंग शेड्यूल एंड डायग्राम। एक तो ये 2022 का एनुअल पेपर है, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसी तरह ये 2014 के सप्ली में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसी तरह ये और डिफरेंट ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थंबनेल में मैंने उन डिटेल ईयर्स को मेंशन कर दिया है ताकि हम लोग अपना टाइम यहाँ पे बचा सके। मीनवाइल मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा था कि ये जो हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, अभी के लेक्चर में हम डिमिनिशिंग को डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो अमूमी तौर पर इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो एनुअल पेपर में पूछा जाता है। तो क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से तो लिंक नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा भी यूनिवर्सिटीज में है, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। तो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये बेसिकली 2017 का भी एनुअल है। यूओजी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का भी मैंने डिस्कस किया था। बच्चों को जरा काफी प्रॉब्लम होती है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो ये बेसिकली आज का हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपरली तौर पर आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, मेरे बड़े ही हरदिल अजीज टीचर हैं मनशा ताहिर साहब, इकोनॉमिक्स के जो है वो हेड रहे हैं गुजरांवाला में। तो ये बेसिकली नोट्स उनके हैं। ये जब मैंने बीकॉम किया था, जब मैंने एडीसी किया था, जब मैंने इकोनॉमिक्स का किया था, तो तब ये मैंने नोट्स उनसे लिए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर मैंने इससे पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आई रेफर यू डैट कि आप ये नोट्स करें। ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये जो नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन साथ में गुजारिश है कि आप मेरे टीचर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी की आसानियाँ बनाए और मेरे लिए भी। और जब ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, अगर मेरे टीचर या मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ, तो हमारे लिए अल्लाह ताला अगली मंजिलें जो है वो आसान करे। मीनवाइल हम आते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। अच्छा, बेसिकली ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी है। अच्छा, इसके बारे में बेटा जी ये जो क्वेश्चन है, एक तो आपने आपके साथ मैंने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया, उसमें से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भी जो मेरे टीचर ने बताया गया है, तो वो भी उन्होंने भी मैक्सिमम कोशिश की है कि हम इसको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा जी, बल्कि ये मुझे याद है कि मेरे टीचर क्लास में पढ़ाया करते थे, तो जब वो कुरान पाक की आयत आती थी उसको स्पेशल पढ़ाते थे। सच्चे अहले ईमान वो हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं। अच्छा जी बच्चों, इंट्रोडक्शन में वो कहता है जी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन अ कॉमन रियलिटी ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल जी, ये नेचुरल फिनोमिना है कि जितना हम किसी चीज को हासिल कर लेते हैं उतनी उसको मजीद हासिल करने की ख्वाहिश कम हो जाती है। द मोर वी हैव ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को जितना हम ज्यादा हासिल करते हैं, द डिजायर टू गेट एनी मोर ऑफ इट डिक्रीजेज। इट मीन्स दैट मोर अ पर्सन कंज्यूम, कोई शख्स जितना एक चीज को इस्तेमाल करता है, लेस दीज कमोडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, वो कमोडिटी वो चीज उसके लिए उतनी कम अहमियत की हामल हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है।
जब आप मोबाइल लेते हैं तो पहले दिन आपका दिल होता है कि यार मैं ये भी चीज भी चेक कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो फिर वही मोबाइल आपके हाथ से गिरता भी रहे, टूटता भी रहे, तो आप कहते हैं यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये बड़ा ठीक मोबाइल है। तो मीनवाइल कहने की बात यह है कि जितना जितना आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं उतना उतना उसमें जो यूटिलिटी का लेवल है, उसमें जो अफादा का लेवल है, उसमें जो फायदामंदी है, उसमें जो आपका आपकी नीड की सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। बिकॉज द डिजायर टू कंज्यूम द कमोडिटी मे ग्रेजुअली बी फुलफिल्ड, आपकी ख्वाहिश बदतरीज मुकम्मल हो चुकी होती है। इन अदर वर्ड, इट कैन बी सेड दैट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड व्हेन अ कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, जब वो एक चीज को, किसी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, देन ही गेट लेस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कहते हैं अजाफी, अजाफी फायदा या मजीद फायदा जो भी है वो कम से कम होता जाता है। जैसा कि मैं किसी एक प्रोडक्ट को या किसी एक चीज को इस्तेमाल करता हूं, तो जब मैं उसको दोबारा इस्तेमाल करूंगा तो मेरे लिए उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन या उसका अफादा जो है वो कम होता जाएगा। अच्छा जी, दिस टेंडेंसी, वो कहता है जी ये जो रुझान है, इज कॉल्ड, कहलाता है, एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, which at first was explained by a German economist H. Gossen in 1854. Later on, the famous neoclassical economist Alfred Marshall restated this law. अच्छा जी, ये मेरे टीचर का नाम है जी मनशा ताहिर साहब, प्रोफेसर रहे हैं जी, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां बनाए जी। तो जी डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल स्टेटेड दिस लॉ एज द एडिशनल बेनिफिट, जिसको हम कहते हैं भाई अजाफी फायदा, मार्जिन यूटिलिटी जिसको कहते हैं, विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ थिंग्स, जितनी उसके पास चीजें हैं उसमें मजीद जो चीजों का इजाफा करता है, तो मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। जैसे जैसे वो स्टॉक में मजीद गुड्स का इजाफा करता जाता है, मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाती है। दैट ही ऑलरेडी हैज, जो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है उसमें जिससे जैसे वो इजाफा करता है, मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाती है। इन अदर वर्ड इट कैन बी स्टेटेड एज रिमेनिंग द अदर थिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ड है रिमेनिंग द अदर थिंग्स, ये अदर थिंग से क्या मुराद है। इससे मुराद हम लेते हैं अजम्पशंस, जिसको हम समझते हैं कि ये कांस्टेंट है। जैसा कि कुछ चीजें आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है कुछ केसेस में इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसा कि कोई बंदा जो नशा करता है या जो वाइन पीता है, तो वो क्या करता है भाई, वो अगर उसको एक दिन मिले तो क्या दूसरे दिन वो नहीं पिएगा, या दूसरी दफा वो जब वो उसको वो ड्रिंक बना के दी जाएगी तो वो नहीं पिएगा, वो पिएगा बल्कि इसमें और ज्यादा मजा है। ठीक है। या आपने मैट्रिक किया तो आपका दिल की आई काम करे, आई काम है तो फिर ये फर्दर आप थिंग्स की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे आप मजीद स्टडी करते हैं तो आपका दिल करता है और मैं पढ़ूं और मैं पढ़ूं। तो डेफिनेटली तौर पर कुछ चीजों के ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उनको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इसलिए कहते हैं रिमेनिंग द अदर थिंग कांस्टेंट along with successive and continuous use of any commodity, the margin utility derived from each additional unit of commodity goes on diminishing, ये कम से कम होती जाती है। अच्छा जी, तिलावत करने वाली की मुराद अल्लाह ताला बगैर दुआ के पूरी कर देता है। ये हदीस में है जी कि अगर हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो बगैर दुआ के हमारी मुराद जो है वो मुकम्मल कर देगा। तो इसलिए आप भी जी कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, मैं भी करूं, अल्लाह ताला हम दोनों को जी इसको अमल पैरा करने की तौफीक दे, आमीन। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं जी। ये उसी जो एक्सप्लेनेशन जो है उसी को एक्सप्लेन किया गया है, और एक्सप्लेनेशन में वो कहता है जी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल यूटिलिटी टी यू डिपेंड अपॉन द कंटिन्यूस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, कि ये मुसलसल कमोडिटी या किसी चीज को इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली। इट मे बी एक्सप्रेस एज टोटल यूटिलिटी, ये जो इक्वल है इसको बोलते हैं इज एफ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम, which is read as total utility is a function of quantity consumed. The margin utility mu is the net change in the total utility, जो कुल अफादा में, कुल सेटिस्फेक्शन के लेवल में जो नेट तब्दीली होती है by having consume an additional unit of commodity, जो हम एक यूनिट मजीद कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी वजह से जो टोटल यूटिलिटी में तब्दीली होती है उसको कहते हैं मार्जिन यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मार्जिन यूटिलिटी इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम, जैसे जैसे आप क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कम से कम होती जाएगी।
law of diminishing marginal utility also explain the functional relationship exist between the TU and MU as under। इसको आगे चल के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा बच्चों, अगर वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से डिक्रीजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बताए, तो भी उस सूरत में आपने इसी क्वेश्चन को लिखना होगा। उसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन है। सो आपने अभी इस फंक्शन को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माई सेल्फ एंड योर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा मेरे बच्चों, जब हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो तब हम लोग कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे जिसको हम लोग इस लॉ के अजम्पशंस कहते हैं, जिसको आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हमने अभी कंसीडर किया हुआ है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोग बात करते हैं जी अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट के बाद जी ये जो फंक्शन है ये बेसिकली तीन हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। आपने इन तीन बातों को हाथ से नहीं जाने देना, बड़े गौर से सुनना है, ये बातें बड़ी अहम है। फर्स्ट रिलेशन अलॉन्ग विद द इंक्रीज। अच्छा पहले आप ऐसा करें कि इस इन तीनों बातों को आप स्किप कर दें। ये जो तीन बातें, पहले आप शेड्यूल की तरफ आ जाएं कि शेड्यूल कैसे बना है। अगर आप शेड्यूल को बेटा जी अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी का पॉइंट जो है वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो ये जो शेड्यूल है ये आप जरा इसको देख लें कि ये शेड्यूल किस पैरामीटर के मुताबिक जो बनाया गया है, ताकि आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा भाई, वो कहता है जी ये एक कॉलम है, लेफ्ट साइड पे इसमें यूनिट्स है, एक कमोडिटी कंज्यूम की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये 7 कमोडिटी कंज्यूम की गई है। अच्छा बच्चों, ये सबसे पहले ना आपने मार्जिन यूटिलिटी लिख देनी है 20। अब आपने नेक्स्ट टाइम मतलब एक यूनिट कंज्यूम किया तो कितना फायदा हुआ 20। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी आप मतलब कोई एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं इतना फायदा हुआ है। तो फायदे को या सेटिस्फेक्शन के लेवल को यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व वाला कंसेप्ट है। अभी ये इस लॉ के अजम्पशन में शामिल है कि हम यूटिलिटी को इन टर्म ऑफ नंबर मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर एक यूनिट है तो इसके बदले में हमें फायदा हुआ है 20, और इस लॉ के मुताबिक अगला यूनिट कंज्यूम करने पे उससे कम फायदा 15, अगला यूनिट कंज्यूम करने पे उससे भी कम फायदा 10, अगला यूनिट कंज्यूम करने पे उससे भी कम फायदा 5, नेक्स्ट यूनिट 0, नेक्स्ट यूनिट -5, नेक्स्ट यूनिट -10। तो लास्ट यूनिट कंज्यूम किया है तो फायदा कितना हुआ आपको -10। इसको ना बड़े नॉर्मल सी एग्जांपल से आप समझ लें। हम लोग तो कुछ इस तरह से इसको याद करते करवाते हैं कि देखिए आप बड़ी गर्मी में आए हैं तो आपको ना जमेश्री दिया गया वालदा की तरफ से। उन्होंने कहा बेटा जी आप पी लें। आपने पिया, आपने कहा मामा बड़ा मजा आया। उन्होंने नेक्स्ट टाइम आपको एक और गिलास दिया, उसी पे बैठे हुए आपने पिया, कहा मामा मजा आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा और पी लो। आपने कहा नहीं मामा बस हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तू मेरा पुत्र नहीं है या तू मेरी धी नहीं है, तू मेरा बच्चा नहीं, तू पी। तो आपने उस वालदा के इसरार पे मुसलसल पीते गए यहां तक कि आपका पेट भर गया। उन्होंने कहा नहीं पुत्र जी पीना ही पीना है। या मेरे पास कोई बच्चा आया था, मैं यार मैं तेन उस्ताद तेरा कहना पे तू पानी नहीं पी रहा। तो वो आपने जो अजाफी यूनिट पिया तो अब आपको वोमिट आ गई। तो आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल था, वो जब आपने हासिल कर लिया तो उसके बाद अब आपका उस यूनिट को कंज्यूम करने में कोई फायदा नहीं रहा। तो मीनवाइल बेसिकली मैं आपके साथ दो चीजें शेयर की कि ये वाला जो कॉलम है ये यूनिट्स का है और ये वाला कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी का है। मैंने टोटल यूटिलिटी के बारे में नहीं बताया। अब हम बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी का कॉलम मैंने कैसे बनाया। ये है 20। जब आपने एक यूनिट कंज्यूम किया है तो यही मार्जिन यूटिलिटी है और यही आपकी टोटल यूटिलिटी है। तो मैंने इसको रिप्लेस किया। अब आपने क्या करना है कि प्रीवियस टोटल यूटिलिटी में करंट यूटिलिटी को ऐड कर देना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35। प्रीवियस में 10 को ऐड कर दिया 45, प्रीवियस में 5 को ऐड कर दिया तो 50, प्रीवियस में 0 को ऐड कर दिया तो 50, 50 में से -5 तो 45, 45 में से -10 तो 35। तो कुछ इस तरह से आपने टोटल यूटिलिटी का कॉलम प्रिपेयर कर लेना है। दैट्स मीन के प्रीवियस यूटिलिटी के अमाउंट में अजाफी यूटिलिटी या जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आपने ऐड कर देना है। सर एक दफा रिपीट कर दें मेरा पुत्र जी, दो दफा रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने वाली बात ही नहीं है। क्या किया, इस 20 को सेम यहाँ पे रिप्लेस किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो 20 था उसी को आपने यहाँ पे रिप्लेस किया। देन इस 20 में 15 को ऐड करें 35, 35 में 10 को ऐड करें 45,
45 में 5 को ऐड करें 50, 50 में 0 को ऐड किया तो 50, 50 में से आपने बेटा जी मजीद जो यूनिट्स हैं वो ऐड किए, तो आपके पास इस 50 में से माइनस को 5, -5 तो 45, 45 में से -10 किया तो 35, ये आपके पास अमाउंट आ गई। ये आपके पास हो गया शेड्यूल। अब बेसिकली इसके 3 रिलेशन बिल्ड हुए हैं। अब एक रिलेशन कुछ इस तरह से है, इस पोर्शन तक है, ये जो मैंने अभी रेड बॉक्स बिल्ड किया है, एक ये रिलेशन है। दूसरा ये जो मैंने, बल्कि इसको जरा डिफरेंट कलर में कर लेते हैं तो आपको समझने में, ये जो जी मैं अब येलो कलर में करने लगा हूं, ये सेकंड रिलेशन है, ये कुछ इस तरह से। अब जी थर्ड रिलेशन है, ग्रीन कलर में कर लेते हैं जी, ये कुछ जो बिल्ड किया जी हमने, ये थर्ड रिलेशन है। अच्छा, इसी को हम ऊपर एक्सप्लेन करने लगे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो कंटिन्यूसली 4 यूनिट है, तो मार्जिन यूटिलिटी जो है वो 25 तक रही है। ये मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो रहा है। जब मार्जिन यूटिलिटी 0 है तो ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, और जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है तो फिर ये डिक्लाइन की तरफ चला गया। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। इसमें से ये जो स्टेज है इसको स्टेज ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है। अच्छा जी, मैं उस पोर्शन की तरफ चलता हूँ जिसको मैंने कहा था कि अभी आप इसको स्किप कर दें। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, इसमें से पहला वो कहता है along with the increase in the use of commodity the total utility increase बट एट डिक्रीजिंग रेट, कि भाई टोटल यूटिलिटी में इजाफा हुआ है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। अगर आप ऑब्जर्व करें कि पहली दफा यूटिलिटी में कितना इजाफा था 20, दूसरी दफा कितना था 15, देन 10, इसलिए मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीज हुई है बट एट डिक्रीजिंग रेट। इस वजह से यहां पे हमने इसको वर्ड को बोला है एट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा जी मेरे बच्चों, देन हमारे पास है at decreasing rate and therefore margin utility also decrease but remain positive. It is shown in the following schedule that up to unit 4 margin utility is positively decreased and hence total utility also increase. When the total utility reach at its maximum, वो कहता है जब total utility maximum हो गई है, margin utility at this stage is zero, margin utility zero है। This situation is called point of saturation or point of satisfactory या point of satisfaction, because this point, at this point consumer desire for the commodity is 100% satisfied. When total utility itself falls, margin utility become negative. जब margin utility negative हुई तो total utility ने गिरना शुरू कर दिया। तो ये 3 रिलेशन है, इन 3 रिलेशन को बेटा जी आपने मद्देनजर रखना है, इसी के ऊपर सारा लॉ मौजूद है। अच्छा जी, अब ये जो टेबल है उसको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। वो कहता है जी दिस शेड्यूल, in this schedule the decreasing functional relationship between the number of unit and margin utility has been shown, which means number of unit of the commodity goes on increasing, कि हम commodity को increase करते जाएंगे। on the other hand margin utility goes on falling, तो margin utility जो है वो कम से कम होती जाएगी। up to 4th unit total utility increase at decreasing rate and therefore margin utility is decreased but remains positive. At point fifth, पांचवें पॉइंट के ऊपर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम 50 यूनिट एंड मार्जिन यूटिलिटी इज 0 फॉर द 6th एंड 7th यूनिट, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, देयरफॉर मार्जिन यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। बेटा जी आपने ऑब्जर्व किया कि उन्हीं 3 पॉइंट्स को जो हमने 3 स्टेजेस की सूरत में यहाँ पे डिस्कस किए थे, उन्हीं 3 पॉइंट्स को, उन्हीं 3 रिलेशन को यहाँ पे बता दिया गया है। तो बेसिकली ये हमारे पास इन्हीं 3 रिलेशन को एक्सप्लेन करने का नाम है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया है। अच्छा जी मेरे बच्चों, डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इसकी डायग्राम भी बनी है, तो आप डायग्राम की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं ना जी, शेड्यूल पहले आप प्रिपेयर करेंगे फिर आप डायग्राम की तरफ आएंगे, लेकिन इसी शेड्यूल की मदद से जो है वो डायग्राम प्रिपेयर किया गया। मैं जरा इसको जूम आउट करता हूं ताकि दोनों पेज जो है वो आपको इकट्ठे विजुलाइज करवाए जा सके। अच्छा जी, ऑलमोस्ट चलें जी, ये कर लेते हैं जी इस तरह से। ये देखिए जी बेटा जी, अब देखो आपने एक ओरिजिन बनाना है, ये अब ये एक लाइन ड्रा की गई है, ठीक है, इसको कहते हैं ओ एक्सिस, इसलिए यहाँ पे एक्स का निशान है। अब आपने ये एक अपवर्ड लाइन ड्रा कर ली है
जो कि यहाँ पे आके खत्म होगी। इसको आपने y से डिनोट कर दिया। इसी के ऊपर आपने टोटल यूटिलिटी को भी और मार्जिन यूटिलिटी को भी रिपोर्ट करना है इन टर्म ऑफ यूनिट, जो यहाँ पे आपने नंबर में मेजर किया है। तो आप देख ले मैक्सिमम नंबर आपका कहाँ पे जा रहा है 50, तो आप एक स्टेप उससे ऊपर ले जाए। हर एक में 5-5 का गैप है, तो कुछ इस तरह से मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30 और टिल 55 तक लिख दिया। यूनिट मैंने 7 कंज्यूम किए हैं, तो मैंने ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये मैंने 7 यूनिट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा जी बच्चों, जब आप ये यूनिट प्लेस कर चुके हैं तो अब आपने इसको इसी टेबल की मदद से कि जब एक यूनिट है तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 20, ये देखें जी 20, ये 1 के ऊपर 20। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 15, ये मार्जिन यूटिलिटी 15। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 10, तो यहाँ पे 10। जब चौथा किया तो ये 4, जब पांचवा किया तो 0, ये जैसे यहाँ पे है। तो छठा तो -5 एंड -10, और देन आपने इस तमाम पॉइंट्स को एक लाइन की सूरत में बिल्ड कर दिया, जिसको आपने MU या मार्जिन यूटिलिटी का नाम दिया है। अब आते हैं बेटा जी हम टोटल यूटिलिटी के कर्व की तरफ। जब एक यूनिट है तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 20, जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 35। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा देंगे। जब आपने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 45, फोर्थ किया तो 50, फिफ्थ 50, सिक्स -45, ये और सेम ये 35। तो इस तरह से आपने ये कर्व बना दिया टोटल यूटिलिटी का। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब आते हैं इसको कि इसने यहाँ पे लिखा क्या है। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली, क्या हमने ग्राफ की सूरत में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को प्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, ये जो ग्राफिकली तौर पर हमने प्रेजेंट किया है वो क्या कहता है, द स्ट्रेट लाइन ABC is the curve of margin utility which is negatively sloped due to decreasing functional relationship exist between the unit of the commodity and margin utility up to fourth unit. Marginal curve remain above OX and the curve of total utility ADF goes on upward when the margin utility intersect OX line, जहां पे margin utility जीरो होनी है, total utility curve is at its maximum, जो पहले हमने बातें की हैं, at the point of V, and when the margin utility line below the line of OX is, उस सूरत में क्या हुआ, द टोटल यूटिलिटी कर्व गोज ऑन फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डिक्लाइन पे जाता गया। तो ये बेसिकली जो पहले हमने 3 रिलेशन पढ़े थे सेम उसी को यहाँ पे प्रेजेंट किया। अब बारी आती है अजम्पशन की। अच्छा, ये अजम्पशन जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था तो तब भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा मुतबर है कि आप वहीं पे प्रेजेंट कर लें, क्योंकि जब हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कि भाई मार्जिन यूटिलिटी उसकी इतनी होगी, तो बच्चों के माइंड में बहुत सारे के क्वेश्चन आया कि यार ये पता नहीं मार्जिन यूटिलिटी क्यों मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ मफरूजात थे, कुछ अजम्पशन थे, तो उन अजम्पशंस को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। There are following assumptions of law of diminishing marginal utility. First one, cardinal utility. The law is based on the assumption that utility is a cardinal phenomena. It can be measured in number. Subjectiveness, the utility is subjective phenomena. It is based on the personal judgment of the consumer. It varies person to person, time to time, place to place. Continuity, the consumption must take place. जिन यूनिट की बेस के ऊपर आप ये कंजम्पशन चेक कर रहे हैं उनको आपने कंटिन्यूअसली यूज करना है। इफ देयर इज a time gap between the two unit of commodity, the law of diminishing marginal utility may not apply. अच्छा जी, आगे वो कहता है जी रीजनेबल यूनिट्स होने चाहिए। अच्छा, ये हो कि एक दफा मैंने आपको शरबत का चम्मच पिलाया, दूसरी दफा मैंने आपको शरबत का ग्लास पिलाया, तीसरी दफा वो कम किया, तो रीजनेबल यूनिट होने चाहिए। द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी वेरी स्मॉल, मस्ट नॉट बी वेरी स्मॉल और नॉट वेरी बिग। द यूनिट शुड बी taken such that there is a significant difference in the desire of the commodity after consuming it, क्या आप इस्तेमाल करें तो वाज़ह फर्क आए। Margin utility of the money, margin utility of money is remain constant, no change in the other variable. All the other variable like income, taste, custom, attitude of the consumer वगैरह वगैरह must be assumed to be constant
अदरवाइज द लॉ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिन यूटिलिटी विल नॉट अप्लाई। अब बात करते हैं कि यहां तक का जो क्वेश्चन था, वो जो मैंने आपके साथ ऊपर क्वेश्चन शेयर किया है, यहां तक का क्वेश्चन था। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इसकी लिमिटेशन या एक्सेप्शंस को भी मेमोराइज करें, ये ज्यादा बेहतर है, अंडरस्टैंड करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि एनुअल पेपर में इसके बारे में भी बात बात पूछ सकता है कि आप लिमिटेशन बताएं और एक्सेप्शन बताएं। अच्छा जी, पहला है जी नॉलेज, इलम के ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं लगता। द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ नॉलेज और एजुकेशन मेक और actually gives a high level of satisfaction to the consumer, so the law may not apply to the knowledge rare articles। अच्छा जी, the desire to collect the extra unit of the rare article or the goods with a historical value may increase the every extra unit of the consumption from collecting वगैरह। जिसकी जो हॉबी है, तो सूरत में वो उसको बड़ा जो है वो होता है कि यार मैं और कलेक्ट कर लूँ और कलेक्ट करूँ, वेल्थ दौलत। जाहिर सी बात है, जिसके पास जितनी दौलत आ जाए उसका दिल होता है कि यार मेरे पास थोड़ा सा मजीद सरमाया आ जाए, मैं उसको इकट्ठा कर लूँ। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, हमारे पास काज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स के वो वाली चीजें हैं जो मंशियात की वजह है या जो नशावर चीजें हैं, उनके ऊपर भी ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसा कि कंजम्पशन ऑफ द लिक्वर डिफीज द लॉ फॉर अ शॉर्टर पीरियड, द मोर अ पर्सन ड्रिंक द मोर ही ड्रिंक इट, हाउएवर द नॉट ट्रू ओनली इनिशियली। ये हम कहते हैं कि जी इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। अच्छा जी मेरे बच्चों, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, ये क्वेश्चन का इस जो अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसमें ये पूछा नहीं गया पॉइंट कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन एग्जामिनर का आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जरूर कर लें। अच्छा जी, इसमें वो कहता है जी इसकी अमली जो अहमियत है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की, उसमें ये है कि दिस लॉ, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन दिस लॉ, कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस करता है कि जितनी ज्यादा आपको बेनिफिट्स हैं उतने ज्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं, और जितने कम बेनिफिट्स हैं उतना कम आप बेचेंगे। और अगर आप कंज्यूमर हैं तो अगर आपको फायदा ज्यादा होता जा रहा है, जैसा कि आपको लगता है चीज सस्ती है मुझे फायदा ज्यादा होगा, तो आप ज्यादा खरीद लेंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमांड की जो है वो बेसिस बनाता है। प्रोवाइड द गाइडलाइन इन द टैक्सेशन, टैक्सेशन जो है वो डिपार्टमेंट भी जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बेस के ऊपर करता है कि भाई जितना ज्यादा किसी का अफादा हो उतना ज्यादा हम उसको जो है वो इफेक्टिवली तौर पर यूज करेंगे, जितना अफादा कम हो उसमें हम उसको काम करेंगे। इसको जरा आप डिटेल देख लीजिएगा, मेरे से आप नोट दे लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि ताकि तमाम इस तरह का taxation को भी guidance देता है। This law provides guidance to the government in the field of the taxation. The rich person are taxed at high rates because the marginal utility, the additional income, wealth goes on diminishing. On the other hand, the marginal utility of the poor is the quite high. इसलिए जो है वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी हेल्प प्रोवाइड करता है। इसी तरह प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है, आगे चल के हम लोग इसको जरा डिस्कस करेंगे। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का, वो इसी के ऊपर बेस करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर द रिलेटिव, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन कुछ हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर तो हमारे पास है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो कमेंट कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं वो भी आप जरूर हमें बताइएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में जिसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर्स के साथ साथ आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं। आप हमसे जो है वो टेस्ट सेशन भी ले सकते हैं, उसमें एक डेडिकेटेड टीचर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपके टेस्ट कंडक्ट करता है, और अमूमी तौर पर एंड वाले डेज में बच्चे जो है वो टेस्ट जरूर प्लान करते हैं। ले बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।